नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में करेंगे BECC 103 के इकाई 2 को। हमारी इकाई का नाम है चक्रीय प्रवाह एवं राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर मैं ऑलरेडी काफ़ी 2-3 वीडियो प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको जरूर देख लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है अंतिम व्यय के प्रवाह के रूप में राष्ट्रीय आय। जो भी अंतिम व्यय होते हैं हमारे, उनके रूप में हम राष्ट्रीय आय को कैसे आकलित करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। वस्तुओं और सेवाओं को उनके उत्पादन की दृष्टि से ना देखकर उनके उपयोग की ओर देखेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब उत्पादन की दृष्टि से नहीं देखेंगे कि हमने कितना प्रोडक्शन किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे उनके उपयोग की दृष्टि से कि वो किस यूज में आ रहे हैं, किस तरह से यूज कर रहे हैं, उनका उपयोग क्या है। ठीक है, अंतिम व्यय के कई स्रोत होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तो ये हो जाएगा उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग व्यय, इसको हम क्या कहते हैं, CH कहते हैं, अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा। जैसे कि एक कोई फैमिली है, वो क्या होगी, उपभोक्ता होगी। ठीक है, उसके द्वारा अंतिम उपभोग व्यय हो सकता है। सरकार द्वारा अंतिम उपभोग व्यय हो सकता है, जैसे कि किसानों से सरकार ने गेहूं ले लिया। अब वो जो किसान ने सरकार को गेहूं बेचा है, वो सरकार के लिए तो नहीं, उस किसान के लिए तो वो तो अंतिम वस्तु है ना, अंतिम उपभोग व्यय हो गया उसका तो। लेकिन अब सरकार जब अंतिम उपभोग व्यय यानी कि वही जो गेहूं होता है वो किसे राशन के रूप में किसी जनता को दे दी, तो वो सरकार के लिए क्या हो गया, अंतिम उपभोग व्यय हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि फर्मों द्वारा शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर व्यय यहाँ पर ये एफ पहले आएगा और के बाद में आएगा हमारा। ठीक है, NDF तथा स्टॉक में परिवर्तन के या शेष विश्व द्वारा शुद्ध निर्यातों NE के रूप में, यानी फर्मों द्वारा शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर व्यय, यानी जो भी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, जो फर्में होती हैं, उन पे क्या शुद्ध खर्च करती हैं। ठीक है, शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण के लिए तथा स्टॉक में परिवर्तन या शेष विश्व द्वारा शुद्ध निर्यातों के रूप में जो भी फर्में होती हैं वो किस जैसे कि उन्होंने अपनी कोई मान लो कि पेन सेलिंग किया। ठीक है, तो वहां से वो क्या कलेक्ट करेंगे, शुद्ध निर्यात कर शुद्ध पूंजी चाहिए उनको, क्योंकि जब ये पेन बना होगा दोस्तों तो इसमें बहुत सारी वो भी इसका मूल्य भी तो घटाएंगे ना, जैसे कि जो भी इसमें मशीन जब चलाए थे तो लाइट भी लगी होगी। ठीक है, इसी तरह से अब ये स्टॉक में परिवर्तन को वर्ष के अंत में तैयार वस्तुओं तथा कच्चे माल या अर्ध निर्मित वस्तुओं के स्टॉक में से इन वस्तुओं के वर्ष के प्रारंभ के स्टॉक में से घटाकर प्राप्त किया जाता है। अब देखिए स्टॉक में जो परिवर्तन होता है हम उसको किस तरह से देख सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास पिछले साल स्टॉक कितना था, पिछले साल था 20 लाख। ठीक है, 20 लाख वस्तुओं का हमारे पास स्टॉक था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से हमारे पास अब जो स्टॉक बना है इस साल हमारा कितना स्टॉक हो गया, 25 लाख वस्तुओं का। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि कितना स्टॉक बढ़ा है, तो 25 लाख में से 20 लाख को माइनस कर देंगे तो हमारा जो वर्तमान वाला जो स्टॉक है वो क्या निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से स्टॉक निकालते हैं। स्टॉक में परिवर्तन धनात्मक होगा यदि वर्ष के अंत का स्टॉक वर्ष के प्रारंभ के स्टॉक से अधिक हो। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कब धनात्मक हो सकता है, जैसे कि जो पिछला वाला जैसे कि 25 लाख पिछली साल में हमारे पास वस्तुओं का स्टॉक हो गया, और लेकिन जो अब अगली साल आई है उसमें क्या हमारे पास स्टॉक कितना 20 लाख ही रहा, तो पिछले साल में क्या धनात्मक होगा, लेकिन इस साल क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, दूसरी ओर यह ऋणात्मक होगा यदि वर्ष के अंत का स्टॉक वर्ष के प्रारंभ स्टॉक से कम है, यानी जो प्रारंभ में, यानी पहले तो हमारा 25 लाख था, अब 20 लाख रह गया, तो क्या कम हुआ ना। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टॉक में परिवर्तन। कभी धनात्मक हो जाता है, कभी ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये करता है प्रोडक्शन पे डिपेंड और मांग की और जो मार्केट होती है उसकी के डिमांड के ऊपर, क्योंकि मार्केट में क्या बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी तो डिमांड एकदम हाई पे चली हो जाती है, कभी एकदम लो हो जाती है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। अगर डिमांड हाई हो गई तो क्या होगा, वस्तु तो बहुत ज्यादा बिकेगी, स्टॉक ना के बराबर भी रह सकता है। ठीक है, और वही दूसरी ओर क्या होता है, जैसे कि स्टॉक तो बहुत जा रहा है लेकिन उस वस्तु की डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो किस काम का। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए के रूप में अंतिम व्यय के प्रवाह के रूप में राष्ट्रीय आय। ठीक है, अब यहाँ पर बाई, ये क्या, इसको हम कहते हैं आय कहते हैं, इनकम कहते हैं। CH अभी मैंने आपको बताया था उपभोग होता है ये। CG ये क्या होता है, ये गवर्नमेंट होती है। CG यानी उपभोग, गवर्नमेंट द्वारा उपभोग व्यय यानी कंजप्शन बाय गवर्नमेंट। NDF ये क्या होता है, ये होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। NF ये भी दोस्तों शुद्ध आय होती है। और X जो भी बाहर चीजें बेचते हैं वहां से आयात करते हैं।
राष्ट्रीय आय साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में परिभाषित है। ठीक है, जो राष्ट्रीय आय होती है वो कैसे निकालते हैं, जो NNPFCA इस पे निकालते हैं, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है दोस्तों, इसलिए उपरोक्त समीकरणों में से शुद्ध अप्रत्यक्ष करों यानी NIT को घटा दिया जाता है। जब हम इसको निकालेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, NIT माइनस कर देंगे, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो अप्रत्यक्ष कर होता है जो सरकार द्वारा लगाया जाता है। जैसे कि ये पेन जब हमने किसी कंपनी ने उसका उत्पादन किया होगा तो इस पे क्या टैक्स लगा होगा। ठीक है, जो क्या इनडायरेक्ट होता है, जब भी मतलब ये हर किसी को पे करना ही होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ये समझ लीजिए आप। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि CG NDFK तथा NE सभी साधारणतः बाजार कीमत मार्केट प्राइस यानी MP पर दर्शाए जाते हैं। ये जो कंजप्शन हो गया, जो फैमिली कंजप्शन करती है, अपना उपभोग करती है, गवर्नमेंट उपभोग करती है, और ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय या शुद्ध उपभोग होता है, वो भी ये सभी क्या मार्केट प्राइस पर देखे जाते हैं। और इन सभी को साधन लागत पर दिखाने के लिए उनमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाना जरूरी है। जब हम क्या NNPFC ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, व्यय के प्रवाह के रूप में राष्ट्रीय आय के समीकरण का स्वरूप इस प्रकार होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से फिर ये बन जाएगा। बाई यानी इनकम होगी, CG मतलब गवर्नमेंट, CH हो जाएगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पर H होगा, C यानी कंजप्शन किसके द्वारा, फैमिली द्वारा, हाउस। CG मतलब किसके द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा। NDFK इसको अभी मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। X मतलब निर्यात होता है। ठीक है, और ये NIT यानी नेट इनडायरेक्ट इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या ये इस तरह से भी निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।